तो हमारा नया चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डुअल नेचर के दो चार क्वेश्चन बचे होंगे लास्ट वाले, वो ट्राई करना आप लोग। हाँ, आ जाएंगे आपको। इसके फॉर्मूला लिखेंगे, चलो फटाफट से। जो जो बता रहा हूं वो नोट करना, हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला रिडबर्ग्स फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? रिडबर्ग्स फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। अच्छा, 1 अपॉन लैम्डा ऑल्सो इक्वल्स टू न्यू बार। न्यू बार को क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? वेव नंबर। वेरी गुड। न्यू बार कौन है? तो अगर आपको पता नहीं है कौन क्या है तो ध्यान रखिए, ये आपका कौन है? वेव नंबर। लिख के रखिए उसको, वेव नंबर। लैम्डा तो वेवलेंथ है, मालूम होगा ना। अच्छा, आर कौन है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। कौन है भाई? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसी को पता है? वन 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। याद रखिए क्या है वैल्यू आर की? 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ करते हैं बेसिकली इन जनरल, आर एच जेड स्क्वायर बोलते हैं अपन। ये आर एच भी आपका वही आर है। जेड यहां पर क्यों आया हुआ है? जब आप हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए सॉल्व करते हो, जैसे हेलियम, कौन सा आ गया? मान लो आप हेलियम प्लस आयन के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? हेलियम प्लस क्या हो गया? हाइड्रोजन की तरह हो गया। कैसे बताओ? एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। कैसे? हेलियम के पास दो होता है ना, एक दे दिया तो एक प्लस बचा। एक प्लस दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो एक ही बचा, ये हाइड्रोजन की तरह हो गया। अच्छा, अगर लिथियम प्लस प्लस लिखा हो तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो बचा कितना? होता कितना है इसके पास? तीन में से दो दे दिया है, एक बच गया है, अगेन हाइड्रोजन की तरह हो गया। तो जब आपको इसके लिए ये निकालने बोलेगा 1 अपॉन लैम्डा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हाइड्रोजन के अलावा किसी को बोलता है तो। ठीक है, तो ये वाला किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सच एज एग्जाम्पल हेलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस प्लस आयन, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, तीन बार प्लस आएगा। बेरिलियम के लिए बात करूंगा तो। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन के लिए नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है बताओ? 1। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो आर ही बचा ना सिर्फ, तो ये बन गया। समझ आ रहा है? तो दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। लेकिन आपको ये वाला कब इस्तेमाल करना है? जब हाइड्रोजन की तरह कोई एलिमेंट होगा हमारे पास, आयन होगा बेसिकली। समझ गए? अच्छा, आर एच इज इक्वल टू, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। आर एच क्या होता है? आर एच की बस वैल्यू याद रखो आप, आर की। ठीक है। अच्छा सुनो, बोर का सेकंड पॉस्टुलेट मालूम ही होगा सबको। एल इज इक्वल टू वॉट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, एन एच बाय 2 पाई। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो? एल इज इक्वल टू एन इंटू एच बाय 2 पाई। एन कौन होता है? एन कौन होता है बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट का नंबर। सिंपली अगर बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो उस हिसाब से एन की वैल्यू आएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ये फॉर्मूला लिखेंगे, जितना बताना उतना ही करो, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई टर्म आपको नहीं पता है तो उसके बारे में लिखो कि ये है। अच्छा, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एन है और एम है, कौन बताएगा एन और एम कौन है? ओके, सिंपल भाषा में बोलूं तो एन आपका लोअर ऑर्बिट का नंबर होगा। किसका होगा? और एम क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट पे आया, तो थर्ड और 1 है ना, 3 और 1, तो आपका एन 1 होगा। और तो हायर वाला हमेशा एम रहेगा, लोअर वाला किसके बीच में ट्रांजिशन हो? फॉर एग्जांपल 2 से मान लो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में गया, तो 5 और 2, तो 5 आपका एम हो जाएगा और 2 आपका एन हो जाएगा। समझ गए बात को? बस ये ध्यान रखो आप। नेक्स्ट, ये देखो यहां पर ये रिलेशन आपको याद रखना है।
ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, हैन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड स्क्वायर, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से आप आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये हम लोग ने प्रूफ किया है डेरिवेशन में, डिराइव किया है सब मैंने, मेरे हैंड रिटन में ना सब प्रूफ किया है मैंने। ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, ये क्या है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट का फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। और z भी आता है इसमें, एन स्क्वायर बाय जेड, क्या बनाएगा जल्दी बताओ, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। लेकिन फॉर हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ फॉर हाइड्रोजन z कितना होता है, 1 होता है, तो आपका आर एन का फॉर्मूला ओनली ए नॉट एन स्क्वायर बनेगा। समझ रहे हो बात को। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ए नॉट की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। आपको बुक में जो है ना नैनोमीटर में दिया है, तो 0.053 नैनोमीटर भी लिखा तब भी सही है, और 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख दो, तो एंगस्ट्रॉम वाला आप याद रखो। अच्छा रेडियस के रेशो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सब ध्यान रखने का। तो अगर दो रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, उनका रेशो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n1 बाय n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी नोट करके रखो, जब रेशो वाले को सवाल आएंगे ना तो आप उन्हें ऐसे कर सकते हैं। ये वाला कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, 4 चीज है इसमें, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, और ये कुछ भी हो सकता है, थर्ड फिफ्थ कुछ भी हो सकता है, n1 n2 आपका कुछ भी हो सकता है, पहला ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट, 10वां ऑर्बिट, कुछ भी। आपको अगर मैं n1 और n2 दे दूं, r1 दे दूं और आपको r2 पूछ लूं, तो ऐसे लग जाएगा ना फॉर्मूला। 4 में से 3 चीज गिवन होगी, 1 चीज पूछेगा, ठीक। चलो फॉर्मूला बोलो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, rn इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा अगर मुझे एक का रेडियस गिवन है और ऑर्बिट भी पता है, दूसरे को ऑर्बिट पता है, उसका रेडियस पता करना है, तो रेशो वाला फॉर्मूला करेंगे। क्या करेंगे, रेशो वाला, r1 बाय r2, या अगर मान लो r2 पता करना है तो 2 को ऊपर रखो, अगर r2 को पता करना है तो r2 अपॉन r1 n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर, ऐसा कर देने का, समझे, वो ज्यादा आसान रहेगा। जो पूछा है वो ऊपर रखने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा वेलोसिटी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन है मालूम है आपको, इनवर्स रिलेशन है। वैसे फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन अपने को ये यूज नहीं करना है, अपने को ये डायरेक्टली वी और ये एन में रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो जेड स्क्वायर अपॉन 2 मुर्गी, 2 hen, जेड स्क्वायर अपॉन 2 hen, ये आपका वीएन का फॉर्मूला। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, फॉर्मूला कौन सा कर रहे हो आप, एक गोल कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में। वीएन का फॉर्मूला ऐसे भी याद रखो, जेड स्क्वायर अपॉन 2 hen, ओनली 2 hen, काफी है, 2 मुर्गी काफी नहीं है, सबके लिए नहीं है, मेरे अकेले के लिए काफी है, बराबर। अच्छा ये बोर का थर्ड पोस्टुलेट पता होगा आपको, एनर्जी डिफरेंस एच न्यू के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई हायर से लोअर में आता है तो वो फोटोन निकालता है ना, एच न्यू, तो आप सिर्फ ऑर्बिट का डिफरेंस निकाल दो, आपको फोटोन एनर्जी पता चल जाएगा। ये मान लो तीसरे से वो किधर आता है, पहले में, तो तीसरे का एनर्जी माइनस पहले का एनर्जी कर दो, तो आपको पता चल जाएगा जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी कितनी होगी, समझे। डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी, हाँ ध्यान रखो। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ई का, किसका फॉर्मूला, ई एन। देखो लाइन वाइज आपको क्या क्या करना है, आर एन वी एन ई एन, क्या क्या बोला, आर एन वी एन ई एन, इसका डेरिवेशन भी करना है और फॉर्मूला जो निकलेगा वो भी याद रखने का, एन के साथ रिलेशन भी याद रखने का। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है
पहली बात तो टोटल एनर्जी इसकी नेगेटिव रहेगी, क्या रहेगी? नेगेटिव, माइनस माइनस नेगेटिव माइनस, ठीक है, एम ई जेड ई रेस टू 4, एम ई जेड ई रेस टू 4 अपॉन में 8 हेन स्क्वायर, 8 हेन, यहां पर मुर्गी का स्क्वायर भी कर देना है, यानी सबके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एच एप्सिलॉन नॉट और एन। समझ आ रहा है? तो ये पूरे क्लासरूम के लिए, सबके लिए, अभी मुर्गी का स्क्वायर भी कर दें जितने मिलेगी, 8 हेन स्क्वायर। फॉर्मूला ये एनर्जी का फॉर्मूला, इतनी सारी मुर्गी खाएंगे तो भाई एनर्जी तो आ ही जाएगी, बराबर? क्या फॉर्मूला है? एम, एम ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एम ई जेड ई रेस टू 4 अपॉन 8 हेन स्क्वायर, नेगेटिव में रहेगा, याद रखना। समटाइम एमसीक्यू में पूछा जाता है फॉर्मूला, तो इसलिए जरूरी होता है, तो डिराइव करते तो फॉर्मूला तो याद रहेगा ही। अच्छा, एन के साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, इसमें भी अगर रेशो वाला फॉर्मूला बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है और एनर्जी भी दिया हुआ है, आपको बोल रहा है फिफ्थ ऑर्बिट है, उसका एनर्जी बताओ क्या होगा, तो आप रेशो वाला बना सकते हो ना फॉर्मूला। क्या रिलेशन है? इनवर्स। अच्छा, मुझे क्या पूछा है? फॉर एग्जांपल फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा है, तो ई फाई अपॉन बोलो E1, ध्यान रखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा चलेगा, यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, या 1/5 का होल स्क्वायर। E5 के लिए इधर लिखा, E1 के लिए इधर लिखा, समझ पा रहे हो? देखो E1 के लिए N1, E2 के लिए, समझ रहे हो? हाँ, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल आप E1 अपॉन E2 कर रहे हो, तो 1 इधर पे कर रहे हो तो इधर पे N1 आ जाएगा, 2 इधर कर रहे हो तो इधर पे क्या आ जाएगा? N2, और इसका क्या हो जाएगा? समझ गए? अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट है तो इधर पे 2 आ जाएगा। इसको नंबर को ना आप कैसे करेंगे, यहां पर 1 2 लेकर गया है ना, जैसे फिफ्थ ऑर्बिट बोलता है तो E5 लिखने का है ना, सेकंड ऑर्बिट बोलता है E2 लिखने का, ऐसे करके करोगे तो फिर बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा, अभी एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली, काय में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो En इज इक्वल टू -13.6, ठीक है, और यहां पर Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और ये आंसर आपका डायरेक्टली काय में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हाइड्रोजन के लिए Z1, हेलियम के लिए बात होगी तो Z की वैल्यू 2, लिथियम के लिए बात होगी तो 3, ये ध्यान रखने का। अच्छा, कोई भी ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो इधर कितना रखोगे? 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 4 से इसको डिवाइड करने का, ठीक है, 3 रखूंगा, 3 स्क्वायर उससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोगों को मालूम है, बोर्ड एग्जाम में कई मरतबा पूछा हुआ है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। आपको ना ये एनर्जी लेवल्स याद रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 5 लेवल तक तो याद रखो। N इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन बात कर रहा हूं, सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के लिए सॉल्व भी करते जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना हाइड्रोजन के लिए। चलो, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ जाएगा -13 पॉइंट, तो आपका E1 का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, वो बंद करो फैन, पहला आ गया ये। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना? -13.6। अभी बड़े काम का है ये नंबर। सेकंड निकालते हैं बच्चों, सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? एन की जगह यहां क्या करना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, तो -13.6, इधर पे 1 रखा है, इसकी कहानी खत्म, इधर 4 आ जाएगा, 4 से काटो, 3 जा 4 जा, कितना आ गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसके बाद 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो E3 किसी को याद है कितना आएगा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E4 पता है कितना आएगा? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E5 पता है कितना आएगा? वेरी गुड। ये एनर्जी लेवल आपको 5 तक एटलीस्ट याद रखने। कितने याद रखने हैं? 5। बड़े काम का बता रहा हूं, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे हाइड्रोजन के लिए? फर्स्ट ऑर्बिट में -13 निकालने का तरीका ये फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, आप निकाल लेना, ठीक है।
क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? फॉर्मूला पहले बताओ ई एन का, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसका जूल वाला भी है, -2.18 10⁻⁻18। समझ आ रहा है? जूल में यही अगर मैं जूल में कन्वर्ट कर दूं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना 1.6 10⁻⁻19। हाँ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये आपका आ जाएगा 1.6 से करूंगा 2.10⁻18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो भी लिख के रख लो, चलो जूल में भी लिख के रखो, -2.18 10⁻⁻18 याद रखने का ये इधर से नंबर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। समझ गए? और साथ में ये रहेगा हाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो रहेगा, ये आपका जूल में आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह। समझ गए? वैसे अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला काम का ध्यान रखिएगा। चलो क्या बोला जल्दी से बताओ, ईएन का फॉर्मूला पहले बताओ कितने लोग को याद हो गया, फिर लेवल भी 5 लेवल तक याद कर लेते हैं इसको। पहले ये फॉर्मूला बताओ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ये आप साइड में बना सकते हो, ऐसे लेवल याद रहेंगे आपको। हाँ हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेवल पे एनर्जी यानी फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.54, 5 लेवल तक याद हो गए। -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.54, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अंडरस्टूड? अच्छा मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, आप अगर फर्स्ट से सेकंड थर्ड ऐसे अवे जाते जा रहे हो, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है? नेगेटिव में घट रहा है ना, तो बढ़ रहा है। एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज। अच्छा एनर्जी डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कैसे निकालते हो आप? हाँ इधर निकालो ना माइनस करके, इन दोनों में डिफरेंस कौन निकाल के बताएगा? अच्छा आपको मालूम है, हाँ वेरी गुड, आपको मालूम है बड़ा कौन है इन दोनों में से? ये वाला ना। मैंने क्या बोला कि आप जैसे जैसे आगे जाते हो तो एनर्जी बढ़ती जाती है, तो ये वाला इससे ग्रेटर है, तो दिस माइनस दिस, आंसर बताओ क्या आएगा? अरे थोड़ा सा मैथ्स इस्तेमाल करो, लिखो जरा। हाँ प्लस 10.2 आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका डिफरेंस कितना है ध्यान रखिएगा, E2 E2 माइनस E1 कितना आएगा? और इसको, अच्छा इनमें डिफरेंस इतना है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर बैठा हुआ है, इसको अगर इतनी एनर्जी दे दूं 10.2, कहां चला जाएगा ये? सेकेंड ऑर्बिट में। सुनो फर्स्ट ऑर्बिट आपका क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाता है? अगर ये सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, वेरी गुड, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कहां चला गया? नहीं आ रही बात समझ में? फर्स्ट ऑर्बिट इज योर ग्राउंड स्टेट। क्या ये एनर्जी मिला, आप चले गए सेकेंड ऑर्बिट में, तो आप एक्साइटेड होके चले गए ना, तो एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड ऑर्बिट। समझो बात को, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला तो, अगर मैं आपसे बोलूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो जितना एक्साइटेड बोलो उसके एक नंबर ज्यादा कर लो आप। नहीं समझ आया बात? ये बोल भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट, या अभी मैं ऑर्बिट बोलूं तो वो कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड होगा, थर्ड ऑर्बिट। आई होप समझ में आ गया क्या बोल। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ लेता है फाइंड द एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से 2 जाएगा, और एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके तब जाएगा ऊपर ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो कितना एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, इनमें डिफरेंस कितना है? यही हो गया एक्साइटेशन एनर्जी। ये तो 10.2 कौन हो गया जल्दी से बताओ, याद रखो, लिख के रखो उसको, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी।
ये अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे ये पूछूं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालो तो आप क्या करोगे? थर्ड ऑर्बिट में चले जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कहां चला गया? थर्ड। कौन से स्टेट में चला गया? ये आपका है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, लिखते जाओ इसको। अच्छा कोई डिफरेंस बताएगा मेरे को इसमें कितना है 3 और 1 में? बोलो। कितना आ जाएगा? ये आपका कौन हो गया? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। क्या हो गया ये? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। समझ आया इतना? करना क्या है एक्साइटेशन एनर्जी निकालने के लिए? हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट वाला, यानी 1, E1 को माइनस कर देना है उसमें से। तो जो डिफरेंस आएगा पहली बात तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो, ध्यान रखना। और वही आपका एक्साइटेशन एनर्जी होगा। वही क्या होगा? एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर होता है सबको? चलो, तो यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसका एग्जाम में आपको वो एनर्जी लेवल डायग्राम भी आता है, हाँ, ट्रांजिशन बताने का। लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट फंड किया हुआ है, डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना। हाँ, चलो। अच्छा, एनर्जी कोई भी हो, टोटल एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, सब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अच्छा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आपने टोटल का ई एन का फॉर्मूला क्या याद रखा? याद करो, me(Z(e)⁴ अपॉन 8n²। ये भी वही है, वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव रहेगा। इधर पे गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? En आपका नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। हाँ, Z² है फॉर्मूले में ना, Z है Z है फॉर्मूले में। ये इसको फॉर्मूले में ये डालो Z, इधर मिस्टेक है, हाँ Z² है, me(Z²) अम्मी जी की कसम e⁴ ये इधर पे स्क्वायर है, इधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, me(Z²) e⁴ 8n²। ये ध्यान दिया सबने? Z² देखो ना, यहां भी तो लिख रहे हैं अपन Z² ना, Z² रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में क्या देखा आपने बच्चों? क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ? सेम फॉर्मूला है, बस आपका क्या रहेगा, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। इसको सही करना है यहां पर। हाँ, अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग? सेम लग रहा है क्या आपको? बस 8 की जगह कितना है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद किया, En माइनस me(Z²) e⁴ अपॉन 8n² बोलते थे, पोटेंशियल में 4n² बोल देगा। समझ आ रहा है? फॉर्मूला तीनों सिमिलर ही है, टोटल और काइनेटिक तो एकदम सिमिलर है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही रहेगा। टोटल नेगेटिव रहेगा, काइनेटिक सेम रहेगा टोटल के, बस साइन का डिफरेंस रहता है। और पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में यहां पर क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो En में आप 8 बोलते थे, यहां पर कितना बोलना है? 4 बोलना है। अब इनमें आपस में रिलेशन करते हैं बच्चों, आपस में रिलेशन ये सब भी बता रखा हूं मैंने, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक रिलेशन पहले ये लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है। क्या बोलोगे? कैसे सोचो? टोटल एनर्जी नेगेटिव है, उसका नेगेटिव कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा।
एग्जाम में मान लो आपको ये बोल देता हूं मैं कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में ध्यान देंगे, मान लो तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल एनर्जी कितना है? तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया आंसर? कितना आसान, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रिलेशन लिख लेना, पोटेंशियल और टोटल में अच्छा पोटेंशियल में भी नेगेटिव है, टोटल में भी नेगेटिव है ना, तो आपको कुछ नेगेटिव डालना नहीं है। टोटल नेगेटिव में रखोगे, पोटेंशियल भी नेगेटिव में आएगा। अच्छा देखो, टोटल एनर्जी आपका क्या था जरा सोचो, माइनस MEZ² e⁴ अपॉन 8 hen स्क्वायर है ना, 2 से ये कटा, 2 चौक 8 आ गया, माइनस अपॉन 4 आ गया, ये कौन आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अब ये ना कुछ बच्चों को हजम नहीं होता है कि टोटल एनर्जी तो सबसे बड़ा है ना, बड़ा कौन है? टोटल है, जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक से मिलकर बनता है। अब पोटेंशियल एनर्जी टोटल का डबल कैसे हो गया? नहीं समझे? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो बड़ा तो टोटल होना चाहिए। अब इस रिलेशन से आपको क्या लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है क्योंकि टोटल का 2 गुना है ना? किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूं टोटल एनर्जी माइनस 3.4 है, ठीक है, पोटेंशियल कितना आएगा? इसका डबल, मतलब माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? माइनस 3.4 ही तो बड़ा है, तो टोटल ही बड़ा है ना, नेगेटिव में रहता है। क्या में रहता है ये? तो नेगेटिव में बड़ा नंबर हो जाना मतलब बड़ा नहीं है, वो छोटा हो गया है। समझ गए कहानी? आपको ऐसा लग रहा है रिलेशन से कि पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, नहीं, नेगेटिव में बड़ा नंबर हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा। समझे? ओके, जो रिलेशन बताया ये वाला रिलेशन आपके कोई काम का नहीं रहता है, काइनेटिक और टोटल, पोटेंशियल और टोटल, ठीक है। आप ये चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ये देखो, इसको यहां से कैसे करूं पता है? ये टोटल एनर्जी मैंने क्या बताया, टोटल एनर्जी और काइनेटिक में क्या रिलेशन है? नेगेटिव रहता है ना, तो मैं टोटल की जगह माइनस के ही रख दूंगा, तो ये बन गया ना ऊपर वाला रिलेशन। क्या छोड़ो, इतना कर लेना। ये इसको क्या बोला, जल्दी बोलो। काइनेटिक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल और पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल। समझ में आ गया? खत्म, इतना याद रखो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो अभी, इधर सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो। अगर मुझे ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो स्मॉल rn वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, देखो एक होता है ऑर्बिट का रेडियस, ये न्यूक्लियस है, ये R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन। ये न्यूक्लियस जो देख रहे हो ना, ये उसका भी रेडियस निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का फॉर्मूला ये, ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू आर नॉट a⁻⁴। यहां पर R0 आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को दे देता है क्वेश्चन में 1.2, हाँ, -15 मीटर। और a आपका कौन होता है? एटॉमिक मास। ए कौन होता है? यूजुअली एटॉमिक मास ऐसा देता है जिसका क्यूब रूट आसानी से आप निकाल सको। जैसे एग्जांपल के तौर पे 27 बोल दिया, 27 का क्यूब रूट, ए भाई 27 का क्यूब रूट बोलना, तू एक काम कर, 3 का क्यूब बोल। हाँ, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर। हाँ, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो गया? 3 हो गया। तेरे को कुछ समझ में आया अभी? ऐसे ही अगर आपको 8 दे देता है, उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अगर ऐसा नहीं दिया, ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर लॉग का इस्तेमाल करोगे, जाहिर सी बात।
ए आर नॉट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख लो, आर नॉट की वैल्यू लिख लो। हाँ, अच्छा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखा इसको, ये न्यूक्लियस का मास मान लो स्मॉल एम है, क्या है, स्मॉल एम, इसका रेडियस कितना माना है अपन ने, रेडियस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या है। अच्छा, अब न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, स्फेरिकल, कैसा होता है। अब एक स्फीयर है बच्चों, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका मास स्मॉल एम है, अगर मुझे इसका डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो आप मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे कि नहीं, मास तो एम हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ये 3 ऊपर चला गया, तो आपका ये 3m/4 पाई, तो आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बेसिक ही है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, फिर 3 ऊपर चला जाता है, और इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक क्या है मालूम है, आर नॉट नहीं होना चाहिए, समझे, आर नॉट तो ये है ना भाई, आर ये होगा अपना, ठीक है, आप आर कैलकुलेट करोगे, फिर बाद में इधर पुट करोगे और वॉल्यूम निकालोगे, समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है। ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, मास डिफेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियस की, तो ये कैपिटल एम क्या पता है, न्यूक्लियस का मास, किसका मास, क्या, न्यूक्लियस का मास, अभी वो क्यू वैल्यू भी देखेंगे अपन, क्यू वैल्यू में अपने को बात करना है। एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मास डिफेक्ट बोर्ड एग्जाम में आया है, हाँ, फॉर्मूला भी डेफिनेशन भी। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मास डिफेक्ट क्या होता है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, क्या ये, अच्छा, ये न्यूक्लियस किससे बना है, अभी वो अपन बात करें, वो क्यू वैल्यू में बात करेंगे, वो दूसरा है, वो जब डी के बात करेंगे तब क्यू वैल्यू लगाना है अपने को, एनर्जी रिलीज निकालने के लिए। मास डिफेक्ट के लिए सुनो, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हमने क्या देखा कि मान लो इसकी ये जो है ना 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, किससे बना है बच्चों, 3 प्रोटॉन, और ये अपने पास एक न्यूक्लियस है जिसके पास 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, और तीनों प्रोटॉन अलग अलग बात करता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों, क्योंकि इससे मिलकर वो बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनका मास हमने अलग अलग निकाला और सबको मिलाया, ठीक है, सबको अलग अलग निकाला और सबका मिलाया, तो मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इससे मिलकर ही ये बना हुआ है, ये कौन है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये कौन है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, हमने क्या देखा कि इसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू उससे, किसका मास ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूएंट वाले का ज्यादा है, तो जब ये अलग अलग थे तो मास ज्यादा था, जब साथ में आ गए तो मास कम हो गया, वो मास जो कम हो गया वो गया किधर, हाँ, वो गया किधर, तो आइंस्टाइन ने बोला कि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इनको पकड़ के रखा है, जो बाइंड करके रखा है वो कुछ एनर्जी है कि नहीं है, तो वही बाइंडिंग एनर्जी, नहीं आ रही बात समझ में, तो वो मास जो इनका डिफरेंस है वो अभी कौन से फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में, जो इन्होंने इसको क्या करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, आई बात समझ में। अच्छा, तो इसका मास क्या होगा, सुनो, ए प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन Z आपको पता है कौन क्या होता है, जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, ये ऊपर आसमान नीचे जमीन, ये मालूम है आपको, ये कौन होता है, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हो, नंबर नहीं बोलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एटॉमिक मास है ये,
पूरा नाम एटॉमिक मास नंबर ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास है। और ये कौन है? ओनली इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा, ये किसका नंबर होता है? प्रोटॉन का। ये किसका नंबर होता है? चुप रहे, इलेक्ट्रॉन कहां से आया? कुछ भी तुक्का मार देने का। ए जेड कौन होता है जल्दी बताओ? प्रोटॉन का नंबर। ए कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर होता है। अच्छा, अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होता है तो आप क्या करते हो? बराबर ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए आसमान में से जमीन निकाल देते हैं। मतलब P प्लस एन में से अगर P निकाल दूंगा तो बचेगा क्या बताओ? N बचेगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कैपिटल N इज इक्वल टू A माइनस Z। याद रखिएगा। ए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? आसमान माइनस जमीन। तो याद रखो N इज इक्वल टू A माइनस Z। ओके, कितने न्यूट्रॉन है आपके पास? यहां तो 3 बताया मैंने, लेकिन इन जनरल कितने होंगे? N होंगे। कितने होंगे? और N मतलब आसमान माइनस जमीन। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक का मास Mn है, एक का मास क्या है? Mn, और एक प्रोटॉन का मास है Mp। पूरे न्यूक्लियस का मास है कैपिटल M। ऐसे आपके पास कितने प्रोटॉन है यहां पर? 3। तो आप 3mp बोल सकते हो। लेकिन इन जनरल कितने प्रोटॉन होंगे? Z। प्रोटॉन कितने होंगे? Z। ZmP कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन का मास, सारे प्रोटॉन का मास ZmP, सारे न्यूट्रॉन का मास NMN। N की जगह कौन आ सकता है? बराबर। तो आप सुनो, इन पूरे का मास क्या हो जाएगा? ये पूरे का मास ZmP और A माइनस ZMN। ये देखो ZmP प्लस A माइनस ZMN, ये किसका मास हो गया बच्चों? मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिससे मिलकर न्यूक्लियस बनने वाला है। माइनस किसका मास करेंगे? न्यूक्लियस का मास। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? मास डिफेक्ट मिल जाएगा। ये समझ में आया? मास डिफेक्ट का क्या फॉर्मूला बोलेंगे? बोले जल्दी फटाफट से। ZmP प्लस NMN बोल सकते हैं, A माइनस ZMN। फिर पूरा ब्रैकेट बंद करके इनको ऐड करना है, माइनस क्या करना है? M मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो हो गया मास डिफेक्ट। अगर आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, क्या निकालना है? तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास डिफेक्ट इनटू क्या करना पड़ेगा? C² करना पड़ेगा। तो ये जूल में आ जाएगा आंसर आपका। और मास आपको फिर क्या नाम है, kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ना, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको जूल में निकालना नहीं होता है, इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता है। तो अब मैं आपको क्या कहानी समझाने जा रहा हूं, सुनो। इसको आगे चल के लिखना, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट C²। अच्छा सुनो, मास डिफेक्ट का यहां पर यूनिट क्या पता है? मास डिफेक्ट हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वो यूनिफाइड में देगा। काय में देगा? यूनिफाइड में देगा। ए सुन, यहां पर मास डिफेक्ट काय में देने वाला है? यूनिफाइड। तो आप डेल एम C² और यहां पर क्या लिखोगे? U लिखोगे। तो मास डिफेक्ट आपको काय में देगा? यूनिफाइड में। अच्छा, मैं आपको एक कन्वर्जन बता रहा हूं। 1 यूनिफाइड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² होता है। तो डेल एम का यूनिट क्या होगा बताओ? मास डिफेक्ट जो है ना, इसका यूनिट मैं लिख रहा हूं U। हाँ, मास डिफेक्ट आप जब भी वैल्यू पुट करोगे तो यूनिफाइड में रखोगे। काय में रखोगे? क्वेश्चन में यूनिफाइड में गिवन होता है। और इनटू क्या है आपका? C²। मैंने आपको क्या बोला? ये जो यूनिफाइड जो देख रहे हो ना, ये किसके बराबर होता है? तो डेल एम, और इधर पे लिख देता हूं मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² और इनटू ये C²। ये क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप, डेल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने को काम का है बच्चों, ये हमारे काम का है, आपको ये इस्तेमाल करना है। तो आप मास डिफेक्ट निकालोगे, यूनिफाइड में निकालना, क्योंकि अपने यहां पर यूनिफाइड में लेके उसके साथ कैंसिल हो गया वो। और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली? 931.5। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नहीं आया समझ में?
ये पूरा सॉल्व करके जूल में है, ठीक है, लेकिन डेल एम जो है ना वो काय में आएगा, यूनिफाइड में आएगा, और इंटू आपका सी स्क्वायर है। मैं डेल एम का यूनिट बात कर रहा हूं, डेल एम का यूनिट जो है 1 यूनिफाइड होता है ना, वो उसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन क्या है, मेगा, हाँ वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, डिवाइड में सी स्क्वायर है, होल डिवाइड में। अब यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये सी स्क्वायर के साथ क्या होने वाला है, कैंसिल। ये आप क्या याद रखोगे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, डेल एम डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना करना है आपको। और डेल एम जब सॉल्व करेंगे याद रखना यूनिफाइड में गिवन होगा, बस वही सॉल्व करना है, यहां पर सबकी वैल्यू यूनिफाइड में रखनी है, ठीक। आगे बढ़ जाऊं। अच्छा अभी क्यू वैल्यू जरा चेक कर लो, क्यू वैल्यू इसमें दिया नहीं है, फॉर डीके रिएक्शंस, किसके लिए, आपको ना ये सवाल क्या पूछा करता है कि एनर्जी रिलीज, क्या पूछ रहा है कि एनर्जी कितना एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ। अच्छा फॉर एग्जांपल आपका x किस में कन्वर्ट हुआ, y में और काय में, z में, और प्लस आपका कुछ एनर्जी क्या हुआ यहां पर, रिलीज हुआ है, कुछ एनर्जी क्या हुआ बच्चों, रिलीज हुआ। तो आपको बोलेगा कि ये जो Q एनर्जी है, Q यहां पर Q वैल्यू आपका एनर्जी रिलीज है, हाँ? ये Q निकाल के बताओ। तो आपके पास ये कौन है, इसको पेरेंट बोलेंगे, है ना, और इससे दो बना, इसको डॉटर बोल देंगे, इसको सन बोल देंगे। सन लोग की कोई वैल्यू नहीं है, डॉटर ही बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, डॉटर। समझ में आ रही बात। अच्छा आप सुनो, पेरेंट और ये डॉटर, अब सुनो, एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी क्या हुआ है, इसका मतलब वो एनर्जी पहले कौन से फॉर्म में था, मास फॉर्म में था। किसका मास ज्यादा होगा, पेरेंट का या डॉटर का, पेरेंट का ज्यादा होगा। तो इसमें अगेन आपका, तो ये डीके वाले में ऐसे करना है, डीके वाले मास डिफेक्ट इनटू अगेन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अच्छा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला सिर्फ यहां पर आप ध्यान रखना, पेरेंट का मास ज्यादा रहेगा तो माइनस, फिर ये डॉटर, समझ आ रहा है, एक साथ माइनस माइनस करके लिख सकते हो या ब्रैकेट करके ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये दोनों डॉटर है, समझ गए। और इसका मास यूनिफाइड में करके किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो समझ में आ रहा है। सारे डीके वाले रिएक्शन के लिए क्या करोगे, पेरेंट का मास माइनस डॉटर का, डॉटर क्या, और इंटू 931 पॉइंट। अच्छा याद रखना ये वैल्यूज काय में पुट करोगे, यूनिफाइड में, काय में पुट करोगे, तो दीज वैल्यूज मस्ट बी, ठीक है, पुट इन यूनिफाइड, हाँ याद रखेगा, और इंटू 931 पॉइंट कर देंगे, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला यहां दिया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन उसके ऊपर है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, इतना नोट किया। क्या, हाँ चलेगा वो, मास ऑफ एक्सपी, मास ऑफ वाई डी, मास ऑफ जेड डी, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, एक काम करो,
ए मास करके लिख लो आप, वही मतलब वही है, मास लिखना है, ठीक है। चलो हो गया डन। तो फॉर्मूला बस थोड़ा सा बचा हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करके न्यूमेरिकल करेंगे इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करेंगे, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी, नोट करो उसको। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ डीके। कितने लोग को ये वाला फॉर्मूला याद है? कितने लोग को ये वाला फॉर्मूला याद है? डीके लॉ जब आप शुरू करते हो ना डेरिवेशन, तो यहीं से तो शुरू करते हो, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, डीके लॉ। तो यही आपका एक्टिविटी होता है, यही क्या होता है आपका, ए मतलब एक्टिविटी, ए मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। फॉर्मूला है लैम्डा इंटू एनटी। अच्छा, एनटी की जगह और क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो और लेमडा एन नॉट की जगह आप लिख सकते हो ए नॉट। ये फॉर्मूला याद है आपको? डी के लॉ में लास्ट में अपन ये प्रूफ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एन टी इज इक्वल टू, अच्छा एन इंटू टी नहीं है, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, कब, जब टाइम टी हो रहा है, कोई भी टाइम, ठीक है। जीरो के बाद जब भी आपने कोई एक टाइम पे आपने नंबर ऑफ न्यूक्लिया चेक किया, तो टी टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लिया है आपका, ये एन है। तो ये वाला एन कौन है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट टाइम टी, क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, नंबर ऑफ न्यूक्लिया। अब ये क्या बात कर रहे हैं सुनो, जो जिसका डीके होता है, मालूम है आपको, अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, कौन से न्यूक्लियस होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये अपना क्या करवाते हैं, डीके करवाते हैं, क्या करवाते हैं। तो शुरुआत में मान लो आपके पास 10,000 है, कितने हैं, 10,000 न्यूक्लियस है, और इसका हाफ लाइफ मान लीजिए 24 घंटा है, कितना। तो जब 24 घंटे के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को आप चेक करोगे, तो सिर्फ 5,000 बचा रहेगा, कितना बचेगा, और 5,000 का क्या हो गया होगा, डीके हो जाता है। तो बचा कितना है, 5,000, ये आपका एनटी कहलाता है। और शुरुआत में कितना था, 10,000, तो ये एन नॉट आपका क्या हो गया, 10,000 हो गया। और ई रेस टू माइनस लेमडा आपका डीके कांस्टेंट है, लेमडा कौन है, लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में। तो इस फॉर्मूले के अंदर लेमडा आपका डीके कांस्टेंट है, तो नाम याद रखूं क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द डीके कांस्टेंट ऐसे करके। और टी आपका वही टाइम है जिस पर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बात कर रहे हो। अच्छा, जैसा आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला बात कर रहे हो, वैसे एक्टिविटी का फॉर्मूला भी बनता है, ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी, वैसे ही आपका एक्टिविटी का फॉर्मूला भी बनता है, a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। ये बना कैसे वो पूरा स्टेप बता दिया, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। चलो जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे, क्या बोला, नंबर ऑफ न्यूक्लिया और एक्टिविटी का फॉर्मूला सिमिलर है। नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम टी यानी एन टी का फॉर्मूला क्या होगा, एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। समझ आ रही बात? अच्छा, अब एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी का जो यूनिट होता है ना, इसका जो यूनिट होता है वो होता है डीके पर सेकेंड। क्या होता है, डीके पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, ये इसका यूनिट है। जब यूनिट लिखा होगा तो डीके पर सेकेंड करेंगे। अच्छा, इसको समटाइम आपको क्वेश्चन में बोल सकता है कि फाइंड द एक्टिविटी इन क्या नाम है, क्यूरी, क्या बोलेगा, क्यूरी। तो आपका क्यूरी में देखो कन्वर्जन इधर तो नहीं दिया हुआ है, बुक बताना, 3.7 ये। अच्छा, इसको बैकरल भी बोलते हैं, हाँ, डीके पर सेकेंड आपका बीक्यू भी होता है, डीके पर सेकेंड आपका बैकरल भी होता है, ठीक है।
ओके, तो सुनो, 1 क्यूरी 1 CI 1 क्यूरी, ध्यान रखिएगा 3.7 10⁻10 डीके पर सेकेंड, और इसकी जगह आप बैकरल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ठीक है, अभी 10 का पावर अगर याद नहीं होगा तो बच्चों ध्यान रखना 3.7 नंबर तो याद रहना चाहिए। 3 और 7 कितना होता है? 10, 10 का पावर 10 होगा, 10 का पावर क्या होगा? 10 होगा, ये याद रखना। अब सुनो, अगर आपको डीके पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है क्यूरी में, किस में कन्वर्ट करना है? क्यूरी में, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर और डिवाइड बाय दिस नंबर। सोच के बताना। मेरा आंसर आया डीके पर सेकेंड में, है ना? मुझे इसको करना है कन्वर्ट किसके अंदर? क्यूरी में। तो आपको पता है कि 1 क्यूरी उतना डीके पर सेकेंड है, तो 1 डीके पर सेकेंड कितना होगा? 1 अपॉन हो जाएगा ना 3.7 10⁻10 क्या नाम है, क्यूरी, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। याद रखो डीके पर सेकेंड से अगर क्यूरी में करना है तो डीके पर सेकेंड से अगर क्या करना है? क्यूरी में कन्वर्ट करना है। और ये सब यूनिट किसका बता रहा हूं मैं? एक्टिविटी का यूनिट बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? इसको बोलेंगे इनिशियल एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी एट टाइम टी। एक्टिविटी मतलब क्या है? रेट है, रेट ऑफ डीके। क्या है ये? कितनी तेजी से डीके कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितना तेजी से डीके कर रहा है, उसका रेट है, उसी को एक्टिविटी कहा जाता है। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इधर पे। अच्छा नेक्स्ट, हाफ लाइफ। इसका भी डेरिवेशन आपको मैंने पूरा नोट्स में दिया हुआ है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। टी हाफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला है इसे बताओ? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। आधी जिंदगी अगर निकालना है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का तो आपको 0.693 उसका डीके कांस्टेंट पता होना चाहिए, डिवाइड कर देंगे। अच्छा समटाइम क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ देकर ये भी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? ठीक है, डीके कांस्टेंट। तो लैम्डा को इधर लेने का, हाफ लाइफ को इधर लेने का, 0.693 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? हाफ लाइफ कर दोगे। अच्छा ये जो हाफ लाइफ है ना, ये टाइम है, लाइफ कितना टाइम, ये आपको डेज में दे सकता है, ईयर में दे सकता है, आवर्स में दे सकता है, सेकंड में दे सकता है, मिनट में दे सकता है। आई बात समझ में? जैसा देगा वैसे कर लेना। आई बात समझ में? अच्छा एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ बहुत ही सिंपल है। लैम्डा का, इसको जब डिराइव करते हैं अपन तो लैम्डा का रेसिप्रोकल आता है। क्या आता है? लैम्डा कौन है? डीके कांस्टेंट ना। तो एवरेज लाइफ का सिंबल है टाउ। क्या सिंबल है बच्चों? टाउ। तो ये 1 अपॉन लैम्डा होता है। अच्छा हाफ लाइफ और टाउ में रिलेशन, हाफ लाइफ और टाउ मतलब एवरेज लाइफ में रिलेशन। यहां पर आप गौर से देखो, यहां पर गौर से देखेंगे सभी बच्चे, 0.693 को यहां भेज दूंगा तो क्या बनेगा? टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 इज इक्वल टू क्या बचेगा? तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? टी हाफ अपॉन 0.693। तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में देखो रिलेशन आ गया, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन याद रखिएगा। अब सुनिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको हाफ लाइफ दिया है, क्या दिया है, तो उसको डिवाइड बाय 0.693 करूंगा तो क्या आ जाएगा? एवरेज लाइफ आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एवरेज लाइफ दिया हुआ है और आपको हाफ लाइफ पूछ रहा है तो इसको उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई करेगा और आपको क्या नाम है, हाफ लाइफ पता चल जाएगा। कुछ आई बात समझ में? पूरे फॉर्मूले जल्दी फटाफट बता दो। नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट टाइम टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। अच्छा एक्टिविटी का भी फॉर्मूला ऐसा ही है, ए इज इक्वल टू ए नॉट। समझ में आ रही बात? अच्छा आप सुनो, फिर हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ क्या होता है इसको भी बता दूंगा एक बार दोबारा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना डीके हो जाता है और कितना बचता है? आधा डीके हो जाता है और आधा बचता है। समझ आ रहा है? तो आधा डीके हो जाता है और आधा ही बचता है, जितना भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 न्यूक्लियस है तो हाफ लाइफ के बाद बचेगा कितना? 5,000। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ में कितना बचेगा? 2500, 2,500। तो आधा आधा कम होते जाएगा। समझ आ रहा है? आपके पास 10,000 न्यूक्लियस थे, अभी 24 घंटे के बाद, अगर हाफ लाइफ उसकी 24 घंटा है, 24 घंटे के बाद 5,000 ही बचेगा। अगले 24 घंटे के बाद खत्म नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे 5,000 फिर से कम हुआ तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगले 24 घंटे में आधा
खत्म हो जाएगा और आधा बचेगा, तो मतलब 5,000 का आधा खत्म हो गया और आधा बचेगा, यानी 2,500 हो जाएगा। उसके अगले 24 घंटे में क्या होगा, बराबर, तो आपका 1250 हो जाएगा। ठीक है, उसके अगले 24 घंटे में कितना होगा, क्या कुछ भी बोलते हो, 625, 1250 का आधा 625। उसके अगले 24 घंटे में क्या होगा, 312.5, 312.5। समझ आ रहा है, आधा आधा करते चले जाने का। यस एवरीबॉडी, समझ आ रहा है, अच्छा। इसी को हाफ लाइफ कहते हैं। ये एवरेज लाइफ कौन है, 1/λ है। अगर आपको लैम्डा पता है उसका रेसिप्रोकल कर दो, एवरेज मिल जाएगा। ये लेकिन अगर लैम्डा नहीं पता है, हाफ लाइफ दिया है क्वेश्चन में, तो हाफ लाइफ को किससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल ये गिवन और ये पूछ रहा है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक और फॉर्मूला यहां पर लिख लीजिए कि अगर ये अगर आपको टाउ दिया है, टाउ मतलब कौन, जल्दी से बताते, रिपीट कर दो, ये टाउ कौन है, टाउ कौन है, एवरेज लाइफ। अगर ये गिवन है और आपको हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो इसको 0.693 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर। तो इन दोनों का रिलेशन है, याद रखो। एक मार्क में ऐसा भी सवाल आ सकता है, गिव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, तो सिर्फ फॉर्मूला देना है। आप टाउ इज इक्वल टू ये भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, या टी हाफ इज इक्वल टू ये लिख दोगे तब भी चल जाएगा, रिलेशन वाला। समझ आ रहा है, एक एक मार्क में भी ऐसे सवाल आपको आ सकते। तो यहां पर बच्चों फॉर्मूले खत्म होते हैं और अब हमारे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं।